ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू पार्थ बायोलॉजी। देखिए, अभी तक हम इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम पढ़ रहे थे, मोनेरा किंगडम, जिसमें हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी क्या, यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में। ये जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, इस यू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था दैट इज सेल एनवलप, जिसके 3 पार्ट थे। आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, हेयर इट इज कॉल्ड म्यूसिलेज। इस डायग्राम में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म्यूसिलेज दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसकी ये हमने बात कर ली थी। अब उसके बाद आगे हमें बात करनी है क्या, इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे कौन मिलने वाली है, सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे कौन मिलने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सेल वॉल की। आइए देखिए, सो देखिए यहाँ पर जो सेल वॉल लिखी हुई है क्या, द सेल वॉल इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जो जो उस बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कर रही है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और उसकी शेप को मेंटेन कर रही है। ठीक है, सेकंड, इसका मेन फंक्शन क्या था कि कहीं ना कहीं अगर हम बैक्टीरिया को अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं जो कैसा हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जिससे कहीं ना कहीं वाटर किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाता है। हालांकि ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा, अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो आउटसाइड जो सॉल्यूशन था हाइपोटोनिक, उससे वाटर जो होता है वो सेल के अंदर आ जाता है, जिससे सेल के बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, बैक्टीरिया को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते तो वाटर बैक्टीरिया के अंदर आएगा और बैक्टीरिया क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। तो बर्स्ट होने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल वॉल। यानी सेल वॉल जो है उसके डेसिकेशन से क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है किसको, यू बैक्टीरिया को। नेक्स्ट, अब ये जो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया के अंदर, इट इज मेड अप ऑफ मेनली क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड्स। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी प्लांट्स की सेल वॉल है या एल्गी की जो सेल वॉल है वहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा। क्या मिलता है, ज्यादातर सेल्यूलोज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर बात आ रही थी पेप्टिडोग्लाइकेन। आप जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन में पहला वर्ड पेप्टाइड आ रहा है और दूसरा ग्लाइकेन आ रहा है, यानी दिस लेयर सेल वॉल का ये जो पार्ट है पेप्टिडोग्लाइकेन, इस पेप्टिडोग्लाइकेन में दो चीजें मिल रही हैं। एक तो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, जिनके बीच में कौन से बॉन्ड्स मिल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकेन, मींस शुगर पोर्शन है, यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर कौन सी लेयर बना रहे हैं, सेल वॉल, जिसका कंपोनेंट कौन है, पेप्टिडोग्लाइकेन। सिंपल सा था। अब यहां पर जो ग्लाइकेन जो था यानी शुगर जो थी, वो नॉर्मल शुगर नहीं होती, दैट इज ए मॉडिफाइड शुगर। कौन सी शुगर है वो, ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है द ग्लाइकेन पोर्शन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन पार्ट है उसके अंदर जो ग्लाइकेन पोर्शन है यानी शुगर पोर्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन सा, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। केवल इतना सा याद रखना है आपने। क्या हमने सिंपल सा देखा, क्या बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है, उस सेल वॉल के अंदर जो कंपोनेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रोटीन और शुगर, जिसको हमने क्या बोला है, पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरी हमने बात करी, जो शुगर जो था उसकी 2 यूनिट्स हैं, एक है NAG और एक है NAM, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, सिंपल इतना सा याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है आपने। ओके, सो हमने यहां पर अभी तक देखा क्या, सेल वॉल के अंदर क्या मिल रहा था, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि देखिएगा, सेल वॉल के बिहाफ पर हमारे जो बैक्टीरिया जो हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, क्रिश्चियन ग्राम। आइए उनकी बात करते हैं। देखिएगा, मैं स्लाइड आगे कर रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी दैट वाज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। उस ग्राम स्टेनिंग में उन्होंने क्या किया था, देखिएगा, उन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने डाई डाली। उस डाई का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट। यानी वो जो डाई है वो बैक्टीरिया को कैसा कलर दे देगी, वॉयलेट। पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप, उन्होंने फिर इसको
डाई को बैक्टीरिया के डालने के बाद सेकंड स्टेप में उसको धो दिया। किसको धोया? डाई को। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बैक्टीरिया के ऊपर से स्टेन जो था, कलर जो था वो हटा, कुछ के ऊपर से नहीं हटा। फिर उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ताकि प्रॉपरली ये जो डाई थी वो चिपक जाए। किससे? बैक्टीरिया से। ये थर्ड स्टेप था। फिर लास्ट स्टेप उन्होंने बाद में फोर्थ स्टेप में जो बैक्टीरिया थे उनको किससे धोया? अल्कोहल से। अब वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कलर अभी भी चढ़ा रहा, यानी ये वॉयलेट कलर अभी भी चढ़ा रहा, दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर से उतर गया दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। यानी उन्होंने बैक्टीरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। अब ये जो कैरेक्टराइजेशन जो हुआ था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड जो किया था, यानी जिनके ऊपर कलर चढ़ गया था दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, जिनके ऊपर नहीं चढ़ा दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ये किस वजह से हुआ? आखिर क्या था कि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर कलर रह गया और ग्राम नेगेटिव के ऊपर कलर नहीं रहा? आइए समझते हैं इसको। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर है? लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है, यानी 2 लेयर से बनी होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन, वाइल आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि, चलो मैं इसको एक फिगर से बताता हूं। देखिए यहां पर ये मैंने 2 बैक्टीरिया बनाए हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। दोनों में सिर्फ और सिर्फ मैंने सेल वॉल बनाई है। ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है दैट इज सिंगल लेयर्ड, वाइल ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल है दैट इज डबल लेयर्ड। ग्राम पॉजिटिव में जो सिंगल जो सेल वॉल है उसका कंपोनेंट कौन है? केवल पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन ग्राम नेगेटिव में अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वाइल आउटर जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब आपने क्या समझना है, ध्यान से सुनिए। देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो रिजिडिटी देता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें। देखिए ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है उसमें केवल पेप्टिडोग्लाइकेन मिल रहा था, लेकिन कितना मिल रहा है पेप्टिडोग्लाइकेन? देखिए यहां पर 80% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 80% क्या मिल रहा है? पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन किस में? ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर लिपोपॉलीसेकेराइड तो है नहीं, केवल और केवल कौन है? पेप्टिडोग्लाइकेन है। कितना परसेंट है? 80%। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो अंदर वाला जो पेप्टिडोग्लाइकेन, जो अंदर वाली लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकेन, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन केवल कितना मिल रहा है? 3 to 12%। यानी ये जो 3 to 12% मिल रहा है ये ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन में मिल रहा है, जबकि 80% पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव में मिल रहा था। अब यहां पर बचा कौन है? आउटर मोस्ट लेयर थी जिसमें 20 to 60% कौन मिल रहा था? आपका लिपोपॉलीसेकेराइड्स। यानी यहां पर ग्राम नेगेटिव में जो मेजर कंपोनेंट मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? लिपोपॉलीसेकेराइड। जबकि ग्राम पॉजिटिव में मेजर कंपोनेंट कौन मिल रहा है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन रिजिडिटी देता है, हार्डनेस देता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं दोनों में देखूं तो कौन रिजिड होएगा? ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ज्यादा रिजिड होगी, हालांकि सिंगल है। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कम रिजिड होगी, हालांकि ये डबल है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है क्या? सेल वॉल के बारे में ऑफ द यू बैक्टीरिया। अब देखिए हमने यहाँ पर जो सेल वॉल पढ़ी थी उसमें हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ ली है। ग्राम स्टेनिंग के बिहाफ पर हमने 2 तरह के बैक्टीरिया देख लिए, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा ग्राम स्टेनिंग का। पहले डाई डालो, कौन सी? क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट। कलर चढ़ेगा, फिर वाटर से धो, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कलर उतर जाएगा, कुछ पे फिर भी चढ़ा रहेगा। थर्ड स्टेप में फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालो ताकि और अच्छे से कलर चढ़ जाए, और लास्ट स्टेप में अल्कोहल से धो दो। जिस पे कलर बिल्कुल उतर जाएगा दे आर ग्राम नेगेटिव, जिस पे चढ़ा रहेगा दे आर ग्राम पॉजिटिव। दोनों की सेल वॉल में हमने डिफरेंस देखा। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो थी दैट इज सिंगल लेयर्ड, ग्राम नेगेटिव की इज डबल लेयर्ड। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट जो हमारा है, देखिएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर कहीं हेडिंग दिख रही है आपको क्या? सरफेस अपेंडेजेस। यानी कहीं ना कहीं कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लैजिला एंड फिम्ब्री की या पिलाई की। ये हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिला।
अब याद करिए, मैंने आपको जब सेल चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर फ्लैजिला की स्ट्रक्चर वहां पर बताई थी, ठीक है, जहां पर हमने कहीं ना कहीं 9+0 और 9+2 अरेंजमेंट देखा था किसमें, फ्लैजिला में, जिसमें एक बाहर एक ब्लिफेरोप्लास्ट स्ट्रक्चर थी जिसको हमने बेसल बॉडी बोला था, ठीक है, और बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकली थी जिसको हमने फिलामेंट बोला था, ठीक है। अब यहां पर जो हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगी किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला की। देखिए स्ट्रक्चर देखिए एक बार, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर में टोटल 3 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। वन इज कॉल्ड बेसल बॉडी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पार्ट जो दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडी, ये पूरा पार्ट, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड बेसल बॉडी। सेकेंड इज कॉल्ड हुक, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है दिस इज कॉल्ड हुक, और फिर उसके बाद जो निकल गया पूरा का पूरा बाहर, हुक से बाहर जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। यानी टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, जिसमें से सबसे पहला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, बेसल बॉडी। अब देखिएगा इस बेसल बॉडी, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बेसल बॉडी किसमें मिल रही है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन मिल रहा है, फ्लैजिला की कौन, बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी जो है वो 4 रिंग से बनी हुई है, LPSM, और इन चारों रिंग्स को जोड़ने वाली बीच में कौन है, रॉड है, ठीक है। कौन कौन, L रिंग, P रिंग, S रिंग और M रिंग, ये 4 रिंग्स हैं, इनको जोड़ने वाली बीच में कौन, रॉड है, ठीक है। ये रिंग्स किस में मिल रही है, देखिए LP रिंग किस में मिल रही है, सेल वॉल में, जबकि SM रिंग किस में मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो टोटल कितनी रिंग्स मिल रही है बच्चों, याद रखना कितनी, 4 रिंग मिल रही है। अब याद रखना ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई है, ये दिखाई है बेसल बॉडी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मत भूलिएगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है ये किसकी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपने याद रखना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये 2 रिंग नहीं होती है, कौन सी, L एंड P रिंग नहीं होती है, केवल कौन सी रिंग होती है बच्चों, याद रखना, केवल S और M रिंग होती है, वो भी किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यानी ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल में LP रिंग नहीं होती है, केवल कौन सी रिंग होती है, SM रिंग। यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एक और डिफरेंस आपको समझ में आया क्या, ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो फ्लैजिला है, उस फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है, उस बेसल बॉडी जो है उसके अंदर जो रिंग्स मिल रही है, टोटल कितनी मिल रही है, मात्र 2, ओनली 2 रिंग्स आर प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ऑफ देयर फ्लैजिला, ठीक है, and these 2 rings are only present in the plasma membrane, while in gram negative bacteria the flagellal basal body contain 4 rings, 2 rings L and P rings are present in cell wall, while S and M ring are present in plasma membrane. So it is also a difference between the gram positive and gram negative bacteria. सिंपल सा था। अब आगे देखिएगा, अब ध्यान से सुनिए, ये जो रॉड जो है ना, इस रॉड्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन। ध्यान से सुनना, इस रॉड के अंदर कौन सा प्रोटीन है, फ्लैजिलिन। वो रॉड से प्रोटीन निकलकर किस में आता है, हुक में, और हुक से होता वो किसके अंदर चला गया है, फिलामेंट। तो आपको हुक और फिलामेंट बस नाम याद रखना, आपको ये याद रखना है कि हुक से और फिलामेंट से होते हुए कौन सा प्रोटीन जा रहा है, फ्लैजिलिन। अब ये जब रिंग घूमेंगी तो इस रिंग से कौन जुड़ा हुआ है, रॉड, और रॉड के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिलिन भी घूमेगा, और वो फ्लैजिलिन इससे होता हुआ किस में जा रहा है, फिलामेंट, तो फिलामेंट भी घूमेगा। तो इस तरीके से किसका मूवमेंट होता है, हमारे फ्लैजिला का, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। सो ये बच्चों हमने बात कर ली किसकी, फ्लैजिला की। नेक्स्ट जो सरफेस अपेंडेजेस जो मैंने आपको बताया था अभी ये हमने किसकी बात कर ली, फ्लैजिला। नेक्स्ट इज पिलाई और फिम्ब्री, ठीक है। अब देखिएगा, फिम्ब्री का काम आप सभी जानते हैं, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस। किससे अटैच कराता है, बैक्टीरिया को किससे, सरफेस से, कौन, फिम्ब्री, ठीक है। तो एक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये फिम्ब्री जो है ये कब पिलाई कहलाता है, इसको हम पिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। कब बोलते हैं, जब इसके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, पिलिन। तो याद रखना, पिलिन प्रोटीन जो होता है, ध्यान से सुनना, पिलिन प्रोटीन जो होता है, याद रखिएगा,
इट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। केवल किस में मिलता है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब ये पिलिन का काम क्या होता है? सिर्फ इतना सा याद रखना, जब दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं तो उन दोनों बैक्टीरिया को जोड़ने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? याद रखना पिलिन, जो किस में मिल रहा है? एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है पिलाई। तो सीधा सीधा याद रखिएगा बच्चों कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के अंदर फिम्ब्री अगर मिल रहा है तो वो फिम्ब्री अटैच कराएगा, और अगर पिलाई मिल रहा है तो पिलाई दो बैक्टीरिया को जोड़ता है। ठीक है, ऐसे पिलाई को हम क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं, याद रखना है। इस तरीके के पिलाई को हम क्या नाम देते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं, जो दो बैक्टीरिया को जोड़ देता है। ठीक है, ओके। सो हमने ये पिलाई की बात कर ली, फिम्ब्री की बात कर ली है, फ्लैजिला की बात कर ली है। ठीक है, यानी हमने सरफेस अपेंडेजेस देख लिया। अब जरा सोचिए, अभी तक हमने यू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा? फर्स्ट पार्ट क्या देखा? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड क्या देखी हमने? सेल वॉल। थर्ड क्या देखा हमने? सरफेस अपेंडेजेस देखे, जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल हमने देखे। एक था हमारा कौन? फ्लैजिला, एक था हमारा कौन? पिलाई, और एक थी फिम्ब्री। ठीक है, अब फोर्थ जो स्ट्रक्चर का पार्ट आ रहा है यू बैक्टीरियल सेल का, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। एंड प्रोटोप्लास्ट के अंदर किस किस चीज को रखा गया? देखिए, सेल मेम्ब्रेन को, या सिंपली मैं बोलूंगा प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाला कौन? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसके अलावा 2 और वर्ड दिख रहे होंगे आपको, एक प्लाज्मिड और एक एपिसोम, इसको भी हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये 3 मेन चीजें, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा जी सीधा सीधा याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज सेमी परमिएबल। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज सेमी परमिएबल, फाउंड बिलो द सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे मिल रही है। कैसी है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो केवल और केवल सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं एक वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो केवल और केवल किसको पास होने देगी? वाटर को, सोडियम क्लोराइड को पास होने नहीं देगी, यानी सॉल्यूट को पास होने नहीं देती, केवल किसको? सॉल्वेंट को पास होने देती है। सच मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहां पर बेटा जी? आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम कुछ सेल मेम्ब्रेन की फोल्डेड स्ट्रक्चर करती है, जिनका नाम होता है मीजोजोम्स। तो याद रखना, मीजोजोम किसकी जैसे रिजेंबल कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन्हीं मीजोजोम्स के अंदर क्या मिल रहे हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या मिल रहे हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिल रहे हैं। भूलना मत, किसके अंदर? मीजोजोम्स के अंदर। भूलिएगा मत, जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और विदाउट एनर्जी कोई सेल सरवाइव नहीं कर सकती है। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहां पर कौन कर रहा था? मीजोजोम। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं, उसी तरीके से मीजोजोम में भी क्या मिल रहे हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मीजोजोम बिल्कुल मत भूलिएगा। मीजोजोम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कर रहा है, साथ ही साथ ये मीजोजोम कहीं ना कहीं जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है, जैसे बैक्टीरिया जब डिवाइड होएगा, देखिए कैसे होता है। देखिए ये हमारा एक सिंपल बैक्टीरिया था, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है। अब देखिए इस बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने सिर्फ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बना रही है, मैंने आपको अभी अभी बोला दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड मीजोजोम्स। ठीक है, ये मीजोजोम्स अंदर की तरफ गए, अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये जो मीजोजोम्स थे, ये अंदर की तरफ एक सेप्टम बना रहे हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। यानी मीजोजोम्स के कितने फंक्शन हो गए हैं? 2। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव कर रहा है, साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। कौन? मीजोजोम्स। सो बच्चों ये हमने बात कर ली किसके अंदर? हमने प्रोटोप्लाज्म में फर्स्ट पार्ट पढ़ा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन मिलने वाला है? साइटोप्लाज्म, विच इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, जिसमें क्या क्या मिल रहे हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको किसी लेक्चर में, याद करिए, बताया था एक मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी इन सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइक्लोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट, इनके अंदर वैक्यूल्स भी नहीं होती है जो किसको स्टोर करे, फूड को या गैस को। नेक्स्ट, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, ये नहीं होते हैं। साथ ही साथ लेकिन आप ये जानते हैं कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो वो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन से होते हैं, 80S, जबकि यहां पर प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो कौन सा है हमारा, 70S, जो बिखरा हुआ है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए यहां पर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म ऐसे लगता है दानेदार, यानी ग्रेन्युलर फील होता है, ग्रेन्युलर सा दिखता है माइक्रोस्कोप में। लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ राइबोसोम, लगभग कितने, 4 to 6 राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो mRNA होता है, मैंने आपको पहले भी बताया आरएनए का एक टाइप होता है कौन, mRNA, उस mRNA से जुड़ जाते हैं। कौन, 4 to 6 राइबोसोम। mRNA एक स्ट्रेट इस तरीके से सीधी एक हम बोलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे कौन जुड़ गए, आपके 4 to 6 राइबोसोम जुड़ गए, जो जिससे एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। बच्चों ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना क्या कहलाती है ये, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, दैट इज, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीधा ये, साइटोप्लाज्म इज कलरलेस, इसमें पिगमेंट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं आपके, जैसे ग्रीन बैक्टीरिया हो गया या आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियोविडिन, वो बैक्टीरिया जो कहीं ना कहीं किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज, मैंने आपको बताया, जेनेटिक मटेरियल, जिसका नाम है न्यूक्लियोइड, दूसरा नाम प्रोक्रोमोसोम, तीसरा नाम जीनोफोर, फोर्थ नेम इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बेटा इसका फिफ्थ नेम और होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनीमा। यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद था, याद रखना क्या, क्रोमोनीमा, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ये जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है। सीधा सीधा बात करेंगे, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन लीनियर नहीं होता, सीधा सीधा नहीं होता, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, रिंग में मिलता है, गोल गोल मिलता है। अब वो जो सर्कुलर रिंग जो होती है वो कौन बनवाता है, याद रखना, आरएनए। तो आरएनए जो होता है, आरएनए की हेल्प से फोल्डेड होती है डीएनए की स्ट्रक्चर, और कैसी हो जाती है, एक सर्कुलर रिंग के जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या, प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है कि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो होता है वो एक प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। बट प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा डीएनए जो विदाउट हिस्टोन मिलता है उसको हम नेकेड डीएनए बोलते हैं, या उसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना क्या, कि द न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ डीएनए विदाउट हिस्टोन कॉल्ड नेकेड डीएनए, ठीक है। अब बेटा जी यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, प्लाज्मिड। हालांकि इसका यूज आप 12th क्लास में पढ़ेंगे एक चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको ये याद रखना है क्या, मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम से। देखिए सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो है, दिस इज न्यूक्लियोइड, राउंड सर्कुलर स्फेरिकल डीएनए से बना हुआ है, विदाउट हिस्टोन है, ठीक है। अब दिस न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ डीएनए। बच्चों ये किससे बना हुआ था, आपके डीएनए से, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है, इस न्यूक्लियोइड के अलावा कोई और डीएनए भी मिलता है क्या प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आपने याद रखना है ये भी डीएनए मिल रहा है, एक और एक्स्ट्रा डीएनए मिलता है ये, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड, विच इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो किससे बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
क्लियर है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये भी कैसा है हमारा, स्फेरिकल है। याद रखना कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये काम क्या करता है, तो आपको 2 पॉइंट तो समझ में आ गए क्या, दिस प्लाज्मिड इज स्फेरिकल या राउंड और सर्कुलर, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कैसा होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तीसरा, इसका काम क्या होता है, याद रखना बच्चों ये अपनी रेप्लिकेशन करता है, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, सेल्फ रेप्लिकेशन की। अब आप कहेंगे व्हाट इज रेप्लिकेशन, तो सीधा सीधा याद रखना जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। जब डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए का, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अब याद रखना ये प्लाज्मिड बिना किसी के कंट्रोल में आकर खुद की नंबर को बढ़ा सकता है। क्या बोला मैंने, बिना किसी के कंट्रोल में आकर खुद की नंबर को बढ़ा रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेशन। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये हमने किसकी बात करी बेटा जी, यहां पर प्लाज्मिड की। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर किसकी बात कर रही है, यहां पर प्लाज्मिड की बात कर रही है, जिसको हमने मिनी क्रोमोसोम बोल रखा है। याद रखना टर्म प्लाज्मिड जो थी वो किसने दी थी, साइंटिस्ट का नाम क्या था, लेडरबर्ग एंड हेज, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी मेन जो जेनेटिक मटेरियल था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो था, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। कैसा ये, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, फ्री नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी ये भी कैसा है, नेकेड है, यानी यहां पर भी हिस्टोन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी या तो जरूरत होती है या नहीं होती, यानी कैसा होता है, नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, दीज परफॉर्म ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, ये अपने खुद का क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन। अब ये देखिए दो नजरिए से देखिए हम, क्या पहला, क्या इसका बैक्टीरिया के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, नहीं, बैक्टीरिया के अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देखें, दूसरी नजर से अगर हम देखें, तो क्या हमारे अंदर ह्यूमंस के लिए इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो याद रखना आपकी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा जी। याद रखना विदाउट दिस प्लाज्मिड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना बिना इस प्लाज्मिड की डिस्कवरी के या बिना इस प्लाज्मिड के बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ही नहीं होती हमारी, कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी। सो ह्यूमंस के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए ये नॉन एसेंशियल या मैं बोलूंगा ज्यादा जरूरी सेल का पार्ट नहीं है। काम क्या है इसका, ये खुद का रेप्लिकेशन करा सकता है, ठीक है। अब यहां पर आपने एक और वर्ड याद रखना है, क्या, एपिसोम। क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया, याद रखना। मैंने अभी अभी आपको प्लाज्मिड बताया, क्या ये प्लाज्मिड था हमारा, ठीक है। ये प्लाज्मिड अगर इस न्यूक्लियोइड से अटैच हो जाता है, अगर मान लेते हैं ये देखिए ये अटैच कर दिया हमने, किसको अटैच कर दिया, प्लाज्मिड को अगर न्यूक्लियोइड से अटैच कर देता हूं देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिसोम। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा, एपिसोम। तो यहां पर आपको वर्ड दिख रहा होगा, क्या, एपिसोम का मतलब क्या है, इफ प्लाज्मिड टेम्परेरली इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम कौन था बेटा जी, आपका न्यूक्लियोइड। कि अगर प्लाज्मिड को टेम्परेरली किसके साथ जोड़ दिया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ देते हैं देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिसोम। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सिंपल चीजें बताई हैं, इनको याद रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके देन, अच्छे से पढ़िएगा, बाय।